आज मेरी शादी की पहली रात थी, लेकिन मेरे मन में कोई उत्साह नहीं था। मेरे दिल और दिमाग में कई तरह के विचार घूम रहे थे। 3 साल पहले जिस लड़की को मैंने एक छोटी बच्ची के रूप में देखा था, वही आज मेरी दुल्हन बनकर सज धज कर मेरे इंतजार में बैठी थी। ये स्थिति मेरे लिए असमंजस और अजीब थी। जब मैं पहली बार इस घर में आया था, तो मासी ने मुझे अपने बेटे की तरह अपनाया था। उनके पति का देहांत हो चुका था और वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थीं। मासी ने मुझे सहारा दिया और मैंने भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना। उनकी बेटी, जो तब सिर्फ 16 साल की थी, एक मासूम और चुलबुली लड़की थी। उस समय मैंने उसे सिर्फ एक बच्चे के रूप में देखा, जो अपने स्कूल और दोस्तों में व्यस्त रहती थी। लेकिन अब वह लड़की मेरी पत्नी बन चुकी थी। समय कैसे इतनी तेजी से बीत गया, यह सोचकर मैं हैरान था। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि क्या मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं? क्या मैं उसे वैसा सम्मान और प्यार दे पाऊंगा जिसकी वह हकदार है? कमरे में हल्की रोशनी थी और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। मेरे कदम अंदर जाने से हिचकिचा रहे थे। मुझे याद आया कि मासी ने इस शादी का प्रस्ताव तब रखा था जब उनकी बेटी की उम्र 19 साल हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो उसे समझे और उसका ख्याल रखे। तुम उसे बचपन से जानते हो और मुझे यकीन है कि तुम उसे खुश रखोगे। उस समय मासी की बातों में सच्चाई और चिंता थी, और मैंने उनके प्रस्ताव को केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। लेकिन अब, जब शादी हो चुकी थी और मैं अपनी दुल्हन के सामने जाने की स्थिति में था, मेरे मन में संशय था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं उस बच्ची को एक पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाऊंगा, जिसे मैंने हमेशा एक छोटे बच्चे के रूप में देखा था? इन सवालों के बीच मैंने दरवाजा खोला। सामने वह बैठी थी, लाल साड़ी में सजी, घूंघट में छुपी हुई। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी घबराहट और अनिश्चितता का एहसास मुझे हो रहा था। शायद वह भी मेरी तरह असमंजस में थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके सामने बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों चुप थे। फिर मैंने धीरे से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम इस रिश्ते को समय देंगे। मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में। हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे और इस नए रिश्ते को समय देंगे। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और संकोच था, लेकिन मेरे शब्दों ने उसे थोड़ा आराम दिया। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, मुझे भी यही डर था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मैं भी तैयार नहीं थी, लेकिन अब हम दोनों को इसे समझदारी से निभाना होगा। उसकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि वह भी मेरे जैसा ही महसूस कर रही थी। यह शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं थी, बल्कि दो जिंदगियों का एक नया सफर था। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हम दोस्ती से शुरू करेंगे, और जब तुम तैयार हो, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। उसने मेरे हाथ को थामा और एक छोटी सी मुस्कान दी। उस पल में मैंने महसूस किया कि शायद यह रिश्ता समय के साथ मजबूत हो सकता है, अगर हम दोनों इसे धैर्य और समझदारी से निभाएं। उस रात हमने बहुत बातें की, बचपन की बातें, हमारे सपने, हमारी आशाएं। धीरे धीरे हमारे बीच की असहजता कम हो गई और हमें महसूस हुआ कि यह रिश्ता एक मजबूत दोस्ती और सम्मान पर आधारित हो सकता है। रागिनी पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी है। मुझे ना जाने क्यों रागिनी को देखकर बहुत ही दुख हुआ था। मैं छोटी सी बच्ची थी और मासी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगा। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा, तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली, क्या बेड पर ही सो जाएंगे? सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी।
उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वो उम्र में छोटी सी थी, लेकिन बात उसे बड़ों जैसी कर रही थी। मुझे लगा कि वे मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वे खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई भी डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की जरूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि रागिनी अभी तक बैठी हुई है। क्या वह मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदल लो, कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वे मेरी बात सुनकर नाराज हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी। फिर थोड़ी देर बाद वे ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर लेट गई। तो मैंने उठकर लाइट ऑन कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वे बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही हैं। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता हूँ, लेकिन वह फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वह शायद नींद में थी, या उसको ज्यादा नींद में इधर उधर करवट बदलने की आदत थी। वह तो नींद में यह हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी यह हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वे मेरे इतने करीब हो गए कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी थी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं। और यह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती, तो रागनी के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सजा जरूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं की, बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी कायम किया है। और मैं सही सोच रहा था। सारी रात में बेचैन ही रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली, तो बहुत ही देर से खुली थी। मैंने देखना रागनी अभी तक सो ही रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया, और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी ही हो रही थी। रागनी को लेकर मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं रागनी की माँ से बोलूंगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दे, जब तक कि मैं 18 साल की नहीं होती। रागनी एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। मैं 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 17 साल की लगती थी। लेकिन रागनी की हरकतें तो मुझे कुछ और ही बता दे रही थी। वे इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वे मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि यह शायद मानसी की पढ़ाई हुई है, कि उन्होंने ही रागने को यह समझाया होगा कि किसी तरह मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्द ही रागने उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूर डोर से बन जाएं। मुझे मानसी की सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्ची की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया कि मानसी की पढ़ाई हुई है। मैंने महसूस किया कि रागनी तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले ही बड़ा हो गया है। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, और शायद उसे इस जिस्मानी रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था, और उसके अंदर जज्बात पैदा हो गया था। और मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन्स के बदलाव शुरू हो जाते हैं, और उन्हें यह इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। यह उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों की केयर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए, तो वह अपनी राह से भटक जाती है। और रागनी भी उसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते हार्मोन उसे तंग कर रहे थे। शायद रागनी को यह इच्छा थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक जिस्मानी ताल्लुकात कायम करूं, और इसीलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक ही बेड पर सोते थे, तो वह मेरे करीब आ जाती।
अच्छे से तैयार होकर और मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती थी। वह अभी 10वीं कक्षा में थी। जब उसे स्कूल छोड़ने जाता, तो वह मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उसे कहता, पीछे हटकर बैठो। तुम कुछ देर के लिए पीछे हो जाती है और फिर दोबारा से फिर मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान ही मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं या कानून जुर्म है, और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ। कुछ दिनों से मैंने देखा रागनी की दिमागी हालत दिन ब दिन अब खराब होती जा रही है। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर काबू नहीं रहा था और मेरे सीने से लग गई। मेरे शरीर में भी जैसे आग लग चुकी थी, लेकिन मुझे रागनी की हर हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया। तो वह रोने लगी, बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो, फिर ऐसी बात करो। मेरे गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया था। ना जाने कि इतनी बुरी बात सुनाई और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। और यह 2 दिन में अपने दोस्तों के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मासी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि रागनी का रंग पीला पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। शायद वह मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं मासी से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। रागनी को चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो अभी नादान है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो रागनी अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में ये भी कह दिया था कि तो आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात ही याद आई तो मैंने रागनी को पुकारा। मेरी पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी। कहने लगी, प्लीज कमरे से बाहर मत जाएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी उसके बाद। सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर रागनी के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बिठा दिया। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत बोल गया। मेरी जरा सी नरमी पाकर वह रोने लगी। रोते हुए मेरे साथ गले लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वह सिसकियों से रो रही थी और कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। मम्मी के जबरदस्ती करने के आपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर किया और मैंने कहा, तुम मुझे नहीं लगती थी, बल्कि अब अच्छी लगने लगी हो। मुझे अब तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया था। मुझे लगा यह सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे को बढ़ा तो रागनी का पेट फूलने लगा। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। मासी भी उन दिनों को चुप चुप सी थी। काफी बीमार भी रहने लगी थी। मैं मासी से रागनी के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए तो मासी कहने लगी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। मासी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया, तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। यह सदमा रागनी के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए।
डॉक्टर कहने लगे कि आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था। मगर वो इतनी कम उम्र में ही है, गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मासी की जल्दबाजी अब समझ आया था। मैं ये सोच सोच कर हैरान था कि इतनी सी उम्र में रागिनी ये सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी कि आपकी पत्नी की उम्र बहुत कम है, उसका ख्याल रखिए वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो रागिनी को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी कम उम्र में तुम यह सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मासी को मैं ही मिला था तुम्हारा ये पाप छुपाने के लिए। तभी वे रोने लगी और कहने लगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे स्कूल वैन ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ। ये कहकर वे सिसक सिसक कर रोने लगी। कहने लगी, मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी कम उम्र की हूँ और तकलीफ सहन नहीं कर सकती। मैं ये सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। रागिनी कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर ले, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िए, मेरा कोई दोष नहीं है। वे मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था, वे मुझे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया। हमेशा हमेशा के लिए मैं काफी दिनों से दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं रागनी को उसकी माँ के पास छोड़कर दुबई चला जाऊंगा। 4-5 साल बाद आऊंगा। तब तक रागनी लगभग 19 साल की हो गएगी और फिर मैं उसके साथ अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया था, मेरी हंसती खेलती दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुबई जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले दिन ही रागनी को बिना बताए दुबई चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया था कि वह एक अकेली कम उम्र लड़की है जो कि माँ बनने वाली थी, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी। वह अकेली थी, उसका क्या होता? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस समय में मैं बस गुस्से में था और गुस्से में यह फैसला मैंने कर लिया था। मैं उसे छोड़कर दुबई आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे से रागिनी का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता, रागिनी का ख्याल मुझे परेशान करता था। और यूं ही वक्त गुजर 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया था, क्योंकि मेरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मैं खत्म हुआ था और मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली हुई थी। सच कहूं, मैं तो सिर्फ रागनी की खातिर हिंदुस्तान आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत ही बेचैन रहा था और मेरा जो 2 साल का अपॉइंटमेंट था उसकी खत्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आंखों से रागनी को देख लेना चाहता था कि रागनी ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं निश्चित हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वो वाकई रागनी थी? एकदम हड्डियों का ढांचा। वे सामने सोफे पर पड़ी हुई थी। चेहरा ऐसे है जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पैर सूख कर लकड़ी के समान हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास नहीं आया था। उसने मुझे छूकर एहसास किया। मैंने कहा, रागनी, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसके आंखों से आंसू बह चले थे। वो रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत तकलीफ सही है। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं मर तो उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो तकलीफ याद करती हूँ तो अभी सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी अपना नहीं था। वह अपनी आप बीती सुना रही थी और मैं बस उसे सुना जा रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रह रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। वह कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी
उससे मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उमंग ही नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी तो धोखा ही हुआ था। लेकिन शायद गलती इसमें मेरी ही थी। जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, वह जबरदस्ती किया गया था। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीवी हो गया था। मैं उसे अपने साथ दुबई ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरा 1 साल लगा था उसे बिल्कुल ही ठीक होने में। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। जो कुछ किया, मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रागनी का दिल वाकई बहुत ही बड़ा था। उसने मुझे माफ कर दिया। उस दिन मैंने रागनी को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भर लिया था। उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी जीवन की विचित्र कहानी। यह कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में। तब तक लिए नमस्कार।